हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी विद केमिस्ट्री में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, जिसे कि हम आवर्त सारणी कहते हैं। हर वो स्टूडेंट जो कि केमिस्ट्री पढ़ता है उसे इस टेबल के बारे में भली भांति जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना इन एलिमेंटों के जानकारी के बिना केमिस्ट्री का जो ज्ञान है वो अधूरा रह जाता है। तो आइए देखते हैं पीरियोडिक टेबल, जिसे कि हम आवर्त सारणी कहते हैं। तो आवर्त सारणी को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि जो भी आवर्त सारणी हमारे बीच आई है वह किस तरीके से आई है और उसका विकास दर पे दर कैसे होता हुआ आया है। और ये जो हमारी क्लासेस है, क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक की जो भी स्टूडेंट क्लासों को देखते हैं उनके लिए ये काम आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे आवर्त सारणी का इतिहास, कि आवर्त सारणी का जो इतिहास है, यानी कि कब वो बना और किस तरीके से बना, और जब वो बना तो किन किन बातों को उस पर फोकस किया गया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आवर्त सारणी के जो जनक हैं रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडेलीव हैं, जिन्होंने 17 फरवरी 1869 में इसका आविष्कार किया था। तो आवर्त सारणी जो कि आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी और मेंडलीव द्वारा दी गई आवर्त सारणी के बाद विकसित किया गया, यानी कि जो आवर्त सारणी आई थी स्टार्टिंग में उसे मेंडलीव ने दिया, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद ही जो आधुनिक आवर्त सारणी आई थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई। ठीक, 18वीं शताब्दी में मेंडलीव ने बनाई और 19वीं शताब्दी में मॉडर्न वाला आ गया, जिसे कि हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। वैज्ञानिकों को परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में पता नहीं था। जैसे कि 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों को परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी नहीं थी, तो लोग इसे ही उस समय पूरी तरीके से सही आवर्त सारणी समझते थे। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों को इसकी आंतरिक संरचना के बारे में पता चला, वैसे वैसे ये लगा कि इस सारणी में कुछ न कुछ कमियां हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक 1913 में ब्रिटिश रसायनज्ञ हेनरी मोजले को कहा गया, क्योंकि उन्होंने इसमें जो बची हुई जो कमियां थीं उनको दूर किया। तो और एक के साथ एक पॉइंट और आता है, क्वांटम सिद्धांत में विभिन्न परमाणु मॉडल और प्रकृति के विकास से पता चला कि परमाणु संख्या एक रासायनिक तत्व की सबसे बुनियादी संपत्ति है। इसके कारण मेंडेलीव के आवर्धिक कानून को संशोधित किया गया, जिसे हम आधुनिक आवर्ती नियम कहा जाता है। तो आपने देखा कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में किस तरीके से परिवर्तन किए गए और जिनके आधार पे आधुनिक आवर्त सारणी बना। जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी उसके कुछ जो मूल बिंदु इस तरीके से थे। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्तिक फलक होते हैं। मैं आपको एक बार और बता दूं कि यहाँ परमाणु भार से क्या संबंध है। जैसे कोई एलिमेंट हमने तत्व लिखा पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम का जो एक नंबर यहाँ लिखा होता है इसे, और एक नंबर यहाँ लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर लिखा होता है इसे ही कहते हैं परमाणु भार कहते हैं, और ये जो नंबर लिखा होता है इसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर, और इसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो इस तरीके से देखा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं। मेंडलीव के जो आवर्ती नियम थे इन्हें आप भली बात याद कर लें, क्योंकि यही ही आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इन बातों को हम कैसे और एक्सप्लेन करते हैं, देखिए। जैसे कि यदि तत्वों को परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में रखा जाए तो वो तत्व जिनके गुण समान होते हैं एक निश्चित अवधि के बाद आते हैं। मेंडलीव ने इस सारणी के सहारे तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुणों के आवर्ती होने के पहलू को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया। ठीक, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मेंडलीव के जो आवर्त सारणी के नियम थे उस समय परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित थे। लेकिन जैसे ही 19वीं शताब्दी आई तो इसमें आधुनिक आवर्ती नियम अप्लाई होना शुरू हो गए। जो आधुनिक आवर्ती नियम थे वे तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर थे। जैसे कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलक होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो मेंडलीव के
आवर्त नियम थे वे परमाणु बार पे आधारित थे, लेकिन जो आधुनिक आवर्ती नियम थे यह परमाणु क्रमांक पे आधारित थे। तो अब हम ये देखेंगे कि जो आवर्त सारणी होती है इसके मुख्य दो भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं समूह और दूसरे भाग को कहते हैं आवर्त। समूह की संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या 7 होती है। ठीक, अब हम देखेंगे कि आवर्त को हम कैसे पहचानेंगे और साथ ही साथ समूह को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कि हमने बताया, समझ लीजिए कि एक की आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में समूह की संख्या इस तरफ की होगी और आवर्त की संख्या इधर की होगी। जैसे कि मैं बताऊं, अगर इसमें दो तरीके के कुछ कॉलम हो गए, जैसे मान लेते हैं ये देखिए एक वर्टिकल कॉलम बना होगा इस तरीके का, ठीक, जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर और इसे कहते हैं क्षितिज। तो जो ऊर्ध्वाधर कॉलम बने होंगे इस तरीके से, ठीक, ये वाले कॉलम इन्हें कहते हैं समूह। ठीक, इनकी संख्या ही 18 है। ठीक, और ये जो कि आवर्त है इनकी संख्या ही 7 है। जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से टोटल 7 बने होते हैं। तो आपने देखा कि आवर्त सारणी में आवर्त क्या होता है और समूह क्या होता है। अब हम देखेंगे ये जो आवर्त होते हैं या फिर समूह होते हैं उसे हम कैसे अपने लाइफ में ले आएंगे। जैसे कि तत्वों के परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर क्षैतिज कतारें प्राप्त होती हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्षैतिज कतारों में सजाने पर समान गुणों वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं। इन्हें हम ग्रुप या वर्ग कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व कतारों को समूह या वर्ग कहा जाता है। तत्वों के वर्गीकरण की दृष्टि से समूहों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ समूहों में तत्व समान गुण प्रदर्शित करते हैं। इन समूहों के नाम क्षारीय तत्व, क्षारीय पार्थिव धातु, पार्थिव यानी कि मृदा, हैलोजन, नाइट्रोजन, चालकोजन और अक्रिय गैस होते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। हालांकि तत्वों के वर्गीकरण में समूह अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर आवर्त सारणी में कई स्थल ऐसे होते हैं जहां आवर्त का महत्व अधिक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर डी ब्लॉक और संक्रमण धातुओं और एफ ब्लॉक को लिया जाता है। हमने जैसे आपको पहले बताया कि मान लीजिए कि यह एक आवर्त सारणी है, तो ये जो कॉल होते हैं क्षैतिज, इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे कहते हैं हम लोग आवर्त। ठीक, इसे हम आवर्त कहेंगे। और ये जो कॉलम होते हैं इन्हें कहते हैं हम लोग ग्रुप। ठीक, तो आपने फिर से देखा कि आवर्त ग्रुप क्या होते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूँ। जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल हो गया, ठीक, तो ये जो कुछ इस तरीके के कॉलम बने थे होते हैं, जो ऐसे कॉलम होते हैं, इस तरीके के जो कॉलम होते हैं इन्हें कहते हैं हम समूह। ठीक, इन्हें समूह या कहते हैं। और ये जो ऐसे कॉलम बने होते हैं, इस टाइप के कॉलम बने होते हैं, इस तरीके के, इस टाइप के बने होते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम लोग आवर्त। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, अब हम देखेंगे कि किसी भी आवर्त सारणी में जो आवर्त और जो समूह होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ठीक, हम विशेषताओं को दो वर्गों में पढ़ेंगे। पहले वर्ग पढ़ेंगे और फिर आवर्त को जानेंगे। अब हम देखेंगे कि वर्ग क्या होते हैं। वर्ग को हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे, तत्वों के गुणों को आवर्ती परिवर्तन होता है। यानी कि वर्ग में तत्वों के गुणों का आवर्ती परिवर्तन होगा। और साथ ही साथ ये देखेंगे किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह अर्थात संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इस कारण किसी एक वर्ग के सभी तत्वों का गुण मुख्य रूप से समान होते हैं। और जो इसमें कुछ हल्की धातुएं होती हैं जिन्हें वर्ग 1 और वर्ग 2 में रखा गया है। और कुछ धातुएं जो होती हैं उन्हें हम, जैसे अल्कली धातुएं वर्ग 1, अल्कलाइन मृदा धातुएं वर्ग 2 होती हैं। और भारी धातुएं जैसे संक्रमण धातुएं वर्ग 3 से लेकर के 12 तक रखे होते हैं। और जो अधातुएं होती है उन्हें वर्ग 13 से लेकर 17 तक रखे होते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि वर्ग को हम कैसे परिभाषित करते हैं
और एक आखिरी में जो वर्ग होता है जिसे कहते हैं अक्रिय गैस, ठीक, जिसे कि वर्ग 18 में स्थान दिया गया है। यानी कि हम आपको बता दें जैसे कि एक पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का जो आकार लगभग इस तरह का होता है, ठीक। यहाँ से नंबर 1 से स्टार्ट करके 1, 13 और ये 18 होते हैं। बाकी नंबर इसी तरीके सीरीज में होते हैं। ये जो 18 होता है इसे हम अक्रिय तत्व कहते हैं। फर्स्ट और सेकेंड यहाँ होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्ग को हम कैसे परिभाषित करते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि वर्ग के साथ साथ कुछ जो इसके भाग होते हैं जैसे कि ब्लॉक, वो देखते हैं। जैसे खंड के आधार पे पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि यस ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2 आते हैं। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व आते हैं। डी ब्लॉक में वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व आते हैं। और साथ ही साथ यह ब्लॉक होते हैं जिन्हें हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। अगला है प्रतिनिधि तत्व। प्रतिनिधि तत्व को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट और टिपिकल एलिमेंट भी कहते हैं। यह यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के सम्मिलित रूप से होते हैं। अगला है संक्रमण तत्व, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व अधातुएं और वर्ग 13 से लेके 17 तक होते हैं, ठीक। यानी कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और जो अधातुएं होती हैं वर्ग 13 से लेके 17 तक होते हैं। अगला बिंदु है आंतरिक संक्रमण तत्व, जिन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यह ब्लॉक के तत्वों को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इन्हें विरल मुद्रा तत्व भी कहते हैं, यानी कि रेयर एलिमेंट। तो आपने देखा कि हम खंड के बेसिस पे प्रतिनिधि तत्व और संक्रमण तत्व, साथ ही साथ आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं, हमने इनको जाना। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि पीरियोडिक टेबल के वे कौन कौन से बिंदु है जिन्हें कि हमें समझने चाहिए। अब हम देखेंगे आवर्त क्या होते हैं। आवर्त हमारे पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं और ये सबसे छोटा तत्व होता है। अगर हम आवर्त को ऐसे परिभाषित करें जैसे कि एक पीरियोडिक टेबल हो गया हमारा, ठीक ठीक है। तो जो ये होते हैं ये ऐसे नंबर बने होते हैं इस तरीके से, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे होते हैं, ये 7 तक होते हैं। इसे ही आवर्त कहते हैं, ठीक। तो आवर्त आप समझ गए क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट है दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। जैसे कि इसे हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे किसी एटम को बनाते हैं तो जितने ये सेल होते हैं, जितने ये सेल होते हैं उन्हें ही आवर्त कहते हैं, ठीक। जैसे के एल, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवां, इस तरीके से सेल जो कोश होता है उसे ही आवर्त कहते हैं, ठीक है, ओके। चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, इन्हें हम दीर्घ आवर्त भी कहते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, यह सबसे बड़े आवर्त कहलाते हैं। और सातवां आवर्त अपूर्ण होता है। छठे आवर्त में छठ के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 57 से 51 तक के तत्व रखे हैं, जिन्हें हम लेंथेनाइड कहते हैं। और सातवें आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 89 से लेकर 103 वाले तत्व हैं, इन्हें हम एक्टिनाइड भी कहते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि आवर्त और समूह के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अब हम देखेंगे आवर्त सारणी। अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी को आधार मानते हुए हम जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी थी उसको इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं। तो आपने देखा कि ये जो ऐसे व्यवस्थित करते हैं तो ये जो एलिमेंट होते हैं यानी तत्व, इनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को यहाँ अरेंज करते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर है, आकार है, वह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आधुनिक समय में इन एलिमेंटों को हम नीचे की तरफ यहाँ पे व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे कि ये सारा पोर्शन यहाँ से ख़त्म हो जाता है और ये पोर्शन यहाँ आके से अटैच हो जाता है, जिससे कि इसका एक निश्चित आकार इसको मिल जाएगा। और इस आवर्त सारणी को हम इस तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं। जो आवर्त सारणी है यही ही आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है।
इस आवर्त सारणी को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप, जैसे कि इसे कहते हैं ग्रुप 1, समूह 1, समूह 2, समूह 3, 4, 5 से होते हुए समूह 18 तक के तत्व होते हैं। ये कहलाते हैं हमारे आवर्त, ए पहला, दूसरा, तीन, चौथा और साथ ही पाँचवा, छठा, सातवां, ये आवर्त कहलाते हैं। अब हम इन्हें पढ़ेंगे कैसे, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबोडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। इस तरीके से हम इन तत्वों को पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि पीरियोडिक टेबल में हम तत्वों को किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं। इस तरीके से हर केमिस्ट्री के हर छात्र को इतने नॉलेज होनी चाहिए कि वो पीरियोडिक टेबल को समझ सके। तो आज की क्लास में मैं बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।